नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। मैं आ चुका हूं आपके बीच में 20 अप्रैल 2020 दैनिक समसमाई की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है रामबाण है प्यारे साथियों। मैं आपके बीच आया हूं दोस्तों आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए और आपके अंदर एक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन खोद खोद कर आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों करंट अफेयर्स के, आप यकीन मानिए कि आपको किसी अन्य क्लास के अंदर वो क्वेश्चन शायद एक जगह देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 का दौर है और केवल एक ही खबर है हर अखबार के अंदर, वो है कोविड-19। लेकिन दोस्तों अगर हम ढूंढ कर निकालें तो कुछ अच्छे सवाल भी बनते हैं जो आपको निश्चित ही पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों पेपर बनाने वाला भी ये सोच रहा है कि कोविड-19 के अलावा मैं कौन सी खबर इसके अंदर डालूं। तो दोस्तों ये सारे सवाल फूल पत्ती वाले आपके लिए क्या होंगे, अति महत्वपूर्ण होंगे। और इसके अंदर दोस्तों 18 और 19 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण समसमाई की है उसे हम कवर करेंगे। साथ में दोस्तों भारत दर्शन पढ़ेंगे और इसके साथ में दोस्तों टुडे हिस्ट्री का बेहतरीन सवाल पढ़ेंगे। और इसके साथ में दोस्तों एक नई पहल आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि उत्कर्ष जाना जाता है किसके लिए दोस्तों, उत्कर्ष और फूल पत्ती वाली क्लास नवाचार के लिए, कुछ नया करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि सफलता के लिए संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष में हमारे पास ऐसे हथियार होने चाहिए जो किसी और के पास ना हो, जिसका कोई तोड़ नहीं हो दोस्तों। ऐसे ब्रह्मास्त्र चाहिए और उन्हीं को मैं आपके लिए इकट्ठा कर रहा हूं। इन्हें संभाल के रखना और पेपर के अंदर दोस्तों अच्छे से इन्हें चलाने की प्रैक्टिस कर लेना। और ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ करोगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपका सारथी और आप मेरे क्या हो, अर्जुन हो, और आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो दोस्तों देखिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या कह रहा है। देखिए, इस भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं मेरा, इस भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं मेरा, बल्कि ये भीड़ मेरे लिए खड़ी हो, इतना काबिल बनना है मुझे। मेरे दोस्तों भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं, तालियां बजाना मकसद नहीं है हमारा, जिसके लिए तालियां बजे वो बनना है हमें, इस काबिल बनना है हमें कि भीड़ हमारे लिए खड़ी हो। तो दोस्तों भीड़ में सबसे अलग और सबसे आगे पहुंचना है, और ये केवल तभी संभव होगा जब आपके पास कुछ नए तरह के हथियार होंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम रूपी ताबूत में अंतिम कील के समान होंगे। ये जो मोटिवेशन मैं आपको कर रहा हूं दोस्तों, इसका केवल एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा हो, और दोस्तों जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप पूरे दिन में पाते हो। अगर आपने शुरुआत में सोच लिया कि आज तो मेरा दिमाग ही खराब है, तो देखना वो सभी घटनाएं घटित होंगी जो आपके माइंड को अपसेट करेंगी। और आपने सुबह सुबह ये मोटिवेशन अपने अंदर भर लिया, आपके खून में उबाल आ गया कि हाँ आपको कुछ करना है और कुछ बन के दिखाना है दोस्तों, तो देखना पूरे दिन आपका माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। और ये साथियों ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन निर्णायक होगी दोस्तों, और हाँ परीक्षा की धज्जियां उड़ाने के लिए पर्याप्त होगी। मैं फिर कह रहा हूं पर्याप्त होगी। बस अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और जो राजूड़ी टीम है दोस्तों उसको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि वो कुछ नया करने के लिए जानी जाती है दोस्तों उत्कर्ष क्लास के अंदर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, नोटबुक पेन उठा लो मेरे लाडलो शेर शेरनियों, क्योंकि ये नोटबुक पेन ही इतिहास लिखेगा और इस इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आप सभी का नाम लिखा जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप स्क्रीन पर फोकस करना और देखना, पहले सवाल से आप समझ जाओगे कि मेरे इरादे कितने मजबूत हैं दोस्तों, क्योंकि मैं केवल और केवल आपकी सफलता चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद आप आओगे और रसगुल्ला खिला करके जाओगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ग्रीन स्मिथ को 2022 तक किस क्रिकेट टीम का निदेशक चुना गया है। मेरे दोस्तों बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है कि जो ग्रीन स्मिथ हैं इन्हें 2022 तक किस क्रिकेट टीम का निदेशक चुना गया है। तो मेरे दोस्तों इसका जो आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। क्या है, साउथ अफ्रीका टीम जो है इसका डायरेक्टर चुना गया है किसे, ग्रीन स्मिथ को। किसे दोस्तों,
ग्रीम स्मिथ को, और कब तक, 2022 तक चुना गया है। ध्यान रखना ये ग्रीम स्मिथ जो हैं वो कप्तान रह चुके हैं साउथ अफ्रीकन टीम के, और मेरे दोस्तों एक सबसे यंग कप्तान थे कौन, ग्रीम स्मिथ। और अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो साउथ अफ्रीका है दोस्तों इसकी क्या क्या राजधानी है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। एक है केप टाउन, क्या है, केप टाउन है दोस्तों। एक है प्रिटोरिया, क्या नाम है इसका, प्रिटोरिया एक का नाम है, और एक का नाम है दोस्तों क्या, ब्लोम फाउंटेन, क्या नाम है, ब्लोम फाउंटेन। तो ध्यान रखना 3 राजधानी है किसकी, साउथ अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ये केप टाउन जो है सबसे महत्वपूर्ण राजधानी जो है वो कौन सी है, केप टाउन है दोस्तों। जहां पर सरकार बैठती है वो राजधानी है केप टाउन, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार है दोस्तों वो केप टाउन के अंदर बैठती है। प्रिटोरिया में संसद बैठती है, कौन बैठती है दोस्तों, संसद बैठती है प्रिटोरिया के अंदर, और ब्लोम फाउंटेन में न्यायपालिका बैठती है दोस्तों। कोर्ट जो है वो कहां पर, ब्लोम फाउंटेन में बैठती है। आप समझ चुके होंगे 3 राजधानियां कैसे इसकी हैं। अब देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जानते हो आप, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, क्या है दोस्तों, कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और इंग्लैंड की राजधानी आप जानते हो लंदन है, क्या है दोस्तों, लंदन ठुमकदा, यह है लंदन इंग्लैंड की राजधानी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र सुर्खियों में रहा है, ये कहाँ स्थित है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि कोविड-19 के दौर में आपने ये सवाल किस क्लास के अंदर पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा हो तो मुझे कमेंट करना, और दोस्तों अगर नहीं पढ़ा हो, आपको लगा हो कि ये सवाल कुछ नया है, कुछ अलग तरीके का है, तो दोस्तों अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए और अधिक से अधिक लोगों तक क्लास को पहुंचा दीजिए। तसल्ली के साथ पढ़िए, 1 घंटा साथियों मेरे साथ बिताइए, और 24 घंटे अपनी बैटरी को चार्ज रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप खुद फूल पत्तियां लगाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र दोस्तों ये कहां पर स्थित है, तो यह है यूक्रेन के अंदर स्थित। कहां पर है, यूक्रेन के अंदर स्थित है। बड़ा ही फेमस परमाणु संयंत्र है दोस्तों चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र। अब आप कहोगे कि सुर्खियों में क्यों है, तो दोस्तों बिल्कुल इसके पास में जो जंगल हैं, इन जंगलों में दोस्तों, जो इसके पास में जो जंगल है दोस्तों उनमें क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है। अब देखिए पहला पॉइंट तो ये जंगलों की आग वायु प्रदूषण कर रही है, क्या कर रही है, वायु प्रदूषण कर रही है। और दूसरा मेरे दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जंगल की आग के पास में कौन सा परमाणु संयंत्र है, चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र। और मेरे दोस्तों जो परमाणु संयंत्र होते हैं वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया, क्योंकि दोस्तों हाँ जलाने के लिए केवल एक चिंगारी काफी होती है, और परमाणु विस्फोट हो चुका है पहले इसमें 1986 में। मेरे प्यारे साथियों हॉलीवुड की पूरी फिल्म है, आप देखना यूट्यूब पे सर्च करना, चेर्नोबिल परमाणु जो त्रासदी थी दोस्तों, चेर्नोबिल जो ट्रेजेडी थी, इसके ऊपर पूरी फिल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है। समय मिले तो जरूर देखना कि कितनी बड़ी त्रासदी थी ये चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र विस्फोट 1986 में हुआ था। और मेरे दोस्तों ये जो कहां पर स्थित है, यूक्रेन के अंदर स्थित है। भाई लोगों जो यूक्रेन था ना सेरनियो, वो पहले रूस के अंदर था। कहां पर था ये, रूस के अधीन था, लेकिन अब ये वर्तमान में एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी क्या है साथियों, जिसकी राजधानी है कीव। क्या है, कीव जिसकी राजधानी है। बड़ा अच्छा सवाल है, यूक्रेन की राजधानी क्या है साथियों, कीव राजधानी है यूक्रेन की। अच्छा सवाल था दोस्तों, नोट करके रखिएगा। अब देखिए और देश आए हैं कुछ, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि हर सवाल का पोस्टमार्टम करना हमारा परम सिद्ध अधिकार है, मूल अधिकार है दोस्तों। रूस जो है, रूस की राजधानी क्या है भाई लोगों, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है, मॉस्को राजधानी है। और आप जानते हो रूस में वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में है व्लादिमीर पुतिन। कौन है, पुतिन है। मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि ये 2022 के बाद खुद को रखना चाहते हैं राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, इसलिए संविधान में संशोधन कर रहे हैं। कौन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन। अगला
अगला सवाल, रूस और भारत के संबंध कैसे हैं दोस्तों? बिल्कुल एकदम लंगोटिया यार के संबंध हैं। कैसे हैं? लंगोटिया यार के संबंध हैं। और इसीलिए दोस्तों हमने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम क्या है भाई लोगों? ब्रह्मोस मिसाइल है। क्या नाम है? ब्रह्मोस मिसाइल है। इस मिसाइल के अंदर दो नदियां हैं दोस्तों, एक तो है ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की नदी है, और एक है मोस्कोवा नदी जो रूस की नदी है। दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? ब्रह्मोस मिसाइल बना दिया। हो ना हो ये नाम किसने रखा होगा? योगी आदित्यनाथ जी ने ही रखा होगा, क्योंकि वही हैं भारत के पंडित, नामकरण करने के स्पेशलिस्ट। हाँ दोस्तों, पेट्रोल पंप देखिए कितना फेमस नाम हो चुका है। पेट्रोल पंप आपकी चेहरे की मुस्कान बन चुका है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है जापान। दोस्तों कौन है? जापान, जिसे हम क्या बोलते हैं? निप्पन भी कहते हैं और सूर्य उदय का देश भी कहते हैं। और मेरे दोस्तों यहीं पर स्थित है, इसकी राजधानी टोक्यो। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर ओलंपिक होने वाले थे जो रद्द हो गए, स्थगित हो गए एक साल के लिए। कारण आपको पता है, कोविड-19। और दोस्तों अगला क्या है? इटली है। और इटली आप जानते हो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। हाँ दोस्तों, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस सबसे अधिक जो प्रभावित हुए हैं कोविड-19 से, उन देशों में से इटली दोस्तों टॉप स्थान पर मानिए आप। क्योंकि जो रोम राजधानी है वो किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। किसके किनारे है दोस्तों? टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। तो ध्यान रखना है, इटली की राजधानी रोम है जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ईसाई धर्म का जो सर्व प्रमुख जो नेता होता है दोस्तों, जिसे पोप कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोप कहते हैं दोस्तों। ये पोप भी इटली के अंदर ही बैठता है और उस सिटी का नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। हाँ दोस्तों, कौन सा सवाल एग्जाम में आ जाए ये हमें नहीं पता, लेकिन सवाल आएगा यहीं से। कहाँ जाएगा सवाल बच करके? सवाल बनाने वाला दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि सवाल बनाऊं तो कहां से बनाऊं। तैयारी कुछ ऐसी ही करेंगे दोस्तों। बिल्कुल हाँ, झंडे गाड़ने हैं अब की बार, याद रखना दोस्तों, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, ये जो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए 1% भी जाया नहीं जानी चाहिए। आपको मेरी मेहनत तीसरे क्वेश्चन में दिख जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खंगाल खंगाल के सवाल निकाल रहा हूं आपके लिए। देखिए, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब इस पर लगाइए आप 2-4 फूल पत्तियां। विश्व धरोहर दिवस कब बनाया जाता है मेरे दोस्तों? 18 अप्रैल। हाँ, मेरे कुछ तुक्का एक्सपर्ट सोच रहे होंगे कि सर 18 अप्रैल आसपास की डेट है इसलिए बनाया गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, लेकिन पेपर में ऐसा मत करना, आसपास की डेट मत लगाया ना दोस्तों। हाँ, ऐसा तुक्का नहीं मानना है। अरे हंसो मत, मैं सही कह रहा हूं, आप ऐसा ही करोगे, इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं करना है। इसका जो आंसर है वो क्या है? 18 अप्रैल है मेरे प्यारे साथियों। वर्ल्ड हेरिटेज डे। कौन सा डे है ये? इसको इंग्लिश में याद रखना, इसको बोलते हैं हम क्या? हेरिटेज बोलते हैं दोस्तों। जो धरोहर होती हैं, जो हमारा गौरव है दोस्तों, जो हमारा सम्मान है, जो हमारा प्राइड है दोस्तों, वो होती है धरोहर। ऐसे इस तरह से आगरा का ताजमहल दोस्तों, जो हमने किसको दिखाया था? पेट्रोल पंप भाई साहब को दिखाया था आगरा का ताजमहल। दोस्तों दिल्ली का लाल किला, ये हमारी क्या है? हेरिटेज है। क्या है? धरोहर है दोस्तों। हाँ, अब देखिए, विश्व धरोहर जो दिवस है वो 18 अप्रैल को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि जो हमारी जो विरासत है दोस्तों, इनका संरक्षण करना ही क्या है? हमारा उद्देश्य है। जो विरासत है दोस्तों, विरासत का मतलब होता है कि जो पिछली पीढ़ी हमारे लिए छोड़ कर गई है। आपने देखा होगा दोस्तों कि हाँ, जो बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ कर गए हैं दोस्तों, वो होती है हमारी विरासत। उनका संरक्षण करना ही क्या है? इसका उद्देश्य है। और मेरे प्यारे साथियों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये बताओ 2020 की थीम क्या है? तो मेरे दोस्तों 2020 की थीम है संस्कृति साझा करें। क्या है? संस्कृति साझा करें। और मेरे दोस्तों दूसरा क्या करें? उत्तरदायित्व साझा करें। हाँ, संस्कृति साझा करें और साथ में
उत्तरदायित्व साझा करें, शेयर्ड कल्चर एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो हमारी जो संस्कृति है, जिसके बलबूते पर भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उस संस्कृति को हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, बताना है कि भारत कितना दोस्तों विविधता में एकता भारत में इसलिए ही है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही मजबूत है दोस्तों। हाँ, एक तरफ भंगड़ा होता है, एक तरफ गरबा होता है दोस्तों, और एक तरफ देखिए पोंगल बनाते हैं और एक तरफ बिहू बनाते हैं, और बीच में हम करते हैं नौटंकी। क्या करते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में नौटंकी करते हैं। बिल्कुल सही सोचा है आपने। इस प्रकार याद कीजिए दोस्तों, कुछ ना कुछ आपके दिल के अंदर सीधा उतरेगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। एकमात्र उद्देश्य यही है, संस्कृति साझा करें और साथ में केवल संस्कृति बताएं नहीं लोगों को, अरे अपना दायित्व भी निभाएं, खुद भी क्या करें दोस्तों। हाँ, पब्लिक प्लेस पर जाकर के ये ना बोलें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और इसको हमें स्वच्छ रखना है, और साथ में दोस्तों क्या करें, खुद पान की पीक फेंक दें या फिर जो हमारे डिस्पोजेबल गिलास होते हैं वो फेंक दें। ऐसा नहीं करना है, खुद को भी रेस्पॉन्सिबल बनना है। तो शेयर्ड कल्चर एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, एक सवाल और रह गया बालकों। हाँ, मैं समझ चुका हूँ आप क्या पूछ रहे हो कि ये कब स्टार्ट हुआ था। मेरे दोस्तों, ये 1983 में इसकी घोषणा हुई थी। 1983 नवंबर का महीना था, तब इसकी घोषणा की गई थी। और मेरे दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? 18 अप्रैल ही क्यों? इतने सारे दिन थे 365, 18 अप्रैल को क्यों 4 चांद लगाए? तो मेरे दोस्तों 18 अप्रैल 1978, कब? 18 अप्रैल 1978 को दोस्तों पहली बार 12 जो स्थल हैं दोस्तों, उन्हें हमने शामिल किया किसके अंदर? हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया। अब आप समझ चुके होंगे 18 अप्रैल 1978 को दोस्तों पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किए गए 12 स्थल। इसलिए 18 अप्रैल को हमने क्या कर दिया दोस्तों? 18 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में बना दिया। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सवाल आपके लिए लेकर आ रहा हूं ना दोस्तों, बड़े खोज के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अगर आप 1 घंटा मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पूरा न्याय होना चाहिए दोस्तों। आपको ऐसी जानकारी मिलनी चाहिए जो औरों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि दोस्तों यही तो उद्देश्य है हमारा, कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि भीड़ में सबसे अलग और लाइन में सबसे आगे। और यह तब संभव होगा जब हमारे पास कुछ अतिरिक्त, कुछ ऐसा ज्ञान हो जो पेपर के अंदर आता हो। मेरे कुछ साथी लिख रहे थे कि सर कितना ही पढ़ लें, पेपर वाला कुछ अलग ही पूछता है। अरे एक बार फूल पत्ती पर विश्वास करके देख लीजिए, क्योंकि पेपर वाला पूछता यहीं से है दोस्तों। क्योंकि जितनी मेहनत फूल पत्ती वाली क्लास पर होती है दोस्तों, शायद ही किसी क्लास पर उतनी मेहनत की जा रही हो। तो आप बस धैर्य बनाए रखिएगा, कठिन परिश्रम बनाए रखिएगा और खुद पर विश्वास रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके चेहरे की जो मुस्कान है वही इस क्लास की जान है। हर चीज को दिल में उतारना है दोस्तों, क्योंकि आपने जब लक्ष्य चुना था वो भी किसी के, हाँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, दिल में उतारना है हर चीज को। और हाँ, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि गलियों में कदम रखना है दोस्तों, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद। अभी तो वैसे भी बाहर मत निकलना, हाँ दोस्तों, बाबू बाबू लाल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फोकस करते हैं। नोटबुक पेन वापस से उठा लीजिए दोस्तों, रेस्ट का कोई समय हमारे पास है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कृषि उपज की ढुलाई के लिए सरकार द्वारा किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? पहली बात तो दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। कृषि उपज की ढुलाई क्या करनी है? कृषि उपज की ढुलाई, और इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो मेरे दोस्तों आप सोच के बताइए इसमें से ढुलाई किस में हो सकती है? अरे भाई लोगों, रथ में ही होगी। किस में होगी? रथ में होगी। और वर्तमान में महाभारत में दोस्तों चर्चा में है क्या? रथ चर्चा में है। तो सरकार ने सोचा कि लगे हाथ एक ऐप लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम क्या है? किसान रथ है। क्या है? किसान रथ है। आपको बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूं, आपके सीधे दिल में उतर जाएगी। मेरे दोस्तों ये कृषि उपज की ढुलाई करेगी। कुल मिला के ये क्या है? ऊबर है। क्या है दोस्तों?
एक ऊबर कार है और ये ऊबर क्या करेगी, इस ऊबर के अंदर आप फसल डालोगे, क्या करोगे, फसल लोड करोगे और इस फसल को लेकर जाओगे दोस्तों कहां पर, मंडियों तक लेकर जाओगे। तो कृषि जो उपज है, कृषि उपज की ढुलाई करने के लिए दोस्तों ऊबर की तरह काम करेगी कौन, जो किसान रथ है वो ऊबर की तरह काम करेगी। तो किसानों का ऊबर क्या है, किसान रथ है दोस्तों। और ये क्या है, एक मोबाइल ऐप है, क्या है, एक मोबाइल ऐप है प्यारे साथियों, कौन सा, किसान रथ। पहला पॉइंट तो कृषि उपज की ढुलाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दूसरा सवाल मेरे प्यारे साथियों कि ये क्या है, तो कुछ नहीं है, जो कृषि उपज है दोस्तों उन्हें मंडियों तक आसानी से पहुंचा सके, इसके लिए किसानों को ट्रक ट्रैक्टर किराए पर बुलाने हो तो इस ऐप पर जाएंगे और इस पर ट्रक ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, आप वहां से इन्हें ऑर्डर कर दीजिए और ये आएंगे दोस्तों और आपकी जो उपज है उसे मंडियों तक ले जाएंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं जिस प्रकार ऊबर होती है दोस्तों, आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं और बुक करते हैं और ऊबर आती है और आपको पिक करके नहीं ले जाती है, ऐसे ही दोस्तों जो हमारी जो फसल है, जो उपज है, उसे दोस्तों मंडियों तक आसानी से पहुंचाने के लिए किसान को ट्रक ट्रैक्टर ये किराए पर बुलाने हो तो इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। और इसको लॉन्च किसने किया है दोस्तों, इसको लॉन्च किया है कृषि मंत्री ने। किसने किया है, कृषि मंत्री ने किया है। और वर्तमान में कौन है, हमारा अन्नदाता किसान मर रहा है दोस्तों, तो तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, हमारे कृषि मंत्री हैं। तो दोस्तों कृषि उपज की ढुलाई के लिए सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, किसान रथ इसका नाम है। और दोस्तों क्या करेगा, इस ऐप के अंदर आप रजिस्टर हो जाइए, ट्रक ट्रैक्टर आप किराए पर बुला सकते हैं और सीधा मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। हाल ही में सरकार ने दवाई एसिटामिनोफेन, कौन है दोस्तों, एसिटामिनोफेन जो दवाई है इससे रोक हटा दी है। इस दवा को किस अन्य नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, इस दवा को हम जानते हैं पैरासीटामोल। हाँ मेरे दोस्तों हर घर में प्रचलित दवाई कौन सी है, पैरासीटामोल। कुछ भी हो जाओ क्या ले लो, पैरासीटामोल ले लो दोस्तों, रामबाण की तरह है क्या, पैरासीटामोल। और मेरे दोस्तों पैरासीटामोल कोई दवाई नहीं है, ये क्या है, एक साल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, साल्ट होता है जो हर मेडिसिन के अंदर लगभग उपलब्ध होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसका अधिकतर जो उपयोग है पैरासीटामोल का, हाँ आप सही कह रहे हैं, बुखार के अंदर करते हैं। कहाँ पर करते हैं दोस्तों, फीवर हो तो वहाँ करते हैं, या फिर कोई हल्का मोटा दर्द हो दोस्तों तो वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बुखार दर्द इनमें उपयोग करते हैं पैरासीटामोल साल्ट का। तो दोस्तों पैरासीटामोल एक साल्ट है जो हर दवाई के अंदर लगभग मिल जाएगी, जो बुखार की है या फिर दर्द की है। इसी का दूसरा नाम क्या है, एसिटामिनोफेन। क्या नाम है, एसिटामिनोफेन भी इसे कहते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि इस पर से रोक हटा दी है, अब रोक लगी कब थी मेरे दोस्तों, इस पर रोक लगी थी 3 मार्च को। कब लगी थी, 3 मार्च को इस पर हमने रोक लगा दी थी। किस पर, इसके निर्यात पर। किस पर दोस्तों, इसके निर्यात पर 3 मार्च को हमने रोक लगाई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी रोक को हमने हटा दिया है, क्योंकि हमारे पास ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कौन सा, पैरासीटामोल साल्ट। लेकिन दोस्तों यहां पर एक अच्छा पॉइंट आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर रखना, पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन जो दवाई है इसके निर्यात पर से तो रोक हटा दी हमने, लेकिन दोस्तों इसको बनाने के लिए जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है, जो कच्चा माल चाहिए, इस पर से रोक अभी हमने नहीं हटाई है। मतलब कोई और देश इस दवा को नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए कच्चा माल चाहिए जो भारत के पास है। हाँ दोस्तों हमने दवाई सीधा कह दिया है कि हम दवाई आपको भेज देंगे, आपको जितनी चाहिए, लेकिन आप अभी उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मंगा सकते। तो कच्चा माल जो है वो नहीं मंगा सकते, लेकिन जो दवाई है उसके निर्यात पर से जो रोक लगी थी उसे हमने हटा लिया है। एक नाम और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन। क्या नाम है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन। दोस्तों इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसकी दवा है, मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है, मलेरिया की
दवा है दोस्तों। और इसका जो पेट्रोल पंप भाई साहब थे उन्होंने कहा कि इसका उपयोग होगा कहाँ पर, इसका उपयोग कर सकते हैं हम कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। और मेरे दोस्तों इसका उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए ये दवा दोस्तों बड़ी चर्चा में आ गई थी। और हाँ, मैंने बताया था पाकिस्तान भी मांग रहा है इस दवा को, लेकिन बोलेगा क्या, कैसे मांगे इस दवा को दोस्तों, बड़ी समस्या आ गई है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 नोट लगा के रखिएगा मेरे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 3 चरणों की योजना बनाई है। मेरे दोस्तों हाँ, इस बंदे में कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि सबसे अधिक केस वर्तमान में इस देश के अंदर हैं। और वो देश कौन है, वो है दोस्तों, मैं अभी भी विश्व का चौधरी इसे ही मानता हूं, क्योंकि दोस्तों निर्णय लेने में जितना फास्ट है दोस्तों वो केवल अमेरिका है। कौन कर सकता है, केवल अमेरिका ही कर सकता है। आप सोच के देखिए, लगभग 6.7 लाख कोरोना पॉजिटिव, सोचिए 6.7 लाख कोरोना पॉजिटिव कहां पर हैं, अमेरिका के अंदर हैं दोस्तों। सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भी कहां पर है, सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भी अमेरिका के अंदर है। लेकिन प्यारे दोस्तों फिर भी सीधा जो वहां के राष्ट्रपति है उन्होंने क्या कहा है, डॉन पेट्रोल पंप भाई साहब ने कहा है कि कोरोना से प्रभावित जो अर्थव्यवस्था है इसको पटरी पर लाने के लिए 3 चरणों की योजना बनाई जाएगी। मेरे दोस्तों इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कहते हैं। और मेरे दोस्तों इसका नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया है ओपनिंग अप अमेरिका। अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है, ओपनिंग अप अमेरिका। मेरे दोस्तों जब पेट्रोल पंप भाई साहब ने चुनाव लड़ा था किसके, हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ, तो इन्होंने एक नारा दिया था अमेरिका अमेरिकियों के लिए। और ये इस कारण से दोस्तों राष्ट्रपति भी बने थे कहाँ के, अमेरिका के। और दोस्तों आज इन्होंने नारा दिया है क्या, कि ओपनिंग अप अमेरिका। क्या नाम दिया है दोस्तों, ओपनिंग अप अमेरिका इन्होंने नाम दिया है। और ये 3 चरण है, कितने चरण है इसके, 3 चरण है। और पहला क्या है दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया है, अमेरिका ने इसे लॉन्च किया है, ओपनिंग अप अमेरिका योजना को 3 चरण में होगी। पहला चरण क्या होगा दोस्तों, इसका जो पहला चरण है ध्यान रखना, उसमें 14 दिन तक, पहला चरण क्या है, पहला चरण है 14 दिन तक अगर संक्रमण कम हुआ है, 14 दिन तक जांच करेंगे दोस्तों, नज़र रखेंगे, अगर 14 दिन तक संक्रमण कम हुआ है तो जो लॉकडाउन है इसमें ढील देंगे। क्या देंगे, लॉकडाउन में ढील देंगे। अब आप मुझसे पूछोगे 14 दिन ही क्यों, मेरे दोस्तों क्योंकि जो कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो कितने दिन में दिखते हैं, लगभग 14 डेज में हमारे सामने आते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है किसकी, कोविड-19 की। तो प्यारे साथियों पहला पॉइंट कि 14 दिन तक अगर संक्रमण में कमी आई है तो लॉकडाउन में थोड़ा ढील दिया जाएगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा दोस्तों, जो घरों में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे कि आप घरों से काम कीजिए, तो घरों से काम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, वर्क टू होम के लिए। और मेरे दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए आप, क्या कमाल का पॉइंट है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, मतलब जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखा है, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनसे कहेंगे कि अनिवार्य रूप से अपने काम पर लौटें। मेरे दोस्तों यहां पर वर्ड देखिए आप क्या यूज करा है, यहां पर वर्ड यूज हुआ है कंपलसरी है, अनिवार्य है, अपने काम पर लौट आइए। जो सामान्य व्यक्ति हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखे हैं दोस्तों इतने दिनों के बाद में भी, उनसे कहेंगे कि आप अनिवार्य कंपलसरी रूप से क्या करिए, अपने काम पर लौटिए, जिससे जो अर्थव्यवस्था जो कमजोर हो रही है उस अर्थव्यवस्था को दोस्तों पानी मिल सके, उस अर्थव्यवस्था को दोस्तों ग्लूकोन डी मिल सके। तो देश कौन सा है, अमेरिका देश है जिसने महामारी जो कोविड-19 महामारी है इसके संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 3 चरण की योजना बनाई है, ओपनिंग अप अमेरिका। अमेरिका को धीरे धीरे क्या करना है, खोलना है दोस्तों, ओपनिंग करनी है अमेरिका की वापस से। 3 चरण मैंने आपको बता दिए। राजधानी की बात करूं दोस्तों अमेरिका की, तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और यहीं पर दोस्तों स्थित है व्हाइट हाउस। क्या स्थित है, व्हाइट हाउस स्थित है। अधिकतर हॉलीवुड मूवियां दोस्तों इसी के ऊपर बनती हैं, किसके ऊपर, व्हाइट हाउस के ऊपर। जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, इनका जो घर है, इनका जो ऑफिस है, उसे क्या बोलते हैं हम, व्हाइट हाउस कहते हैं। और ये नदी कौन सी है, ये नदी है प्यारे साथियों पोटामैक नदी। कौन सी नदी है, पोटामैक नदी है,
कौन सी? जहां पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस देश के तटरक्षक बल ने 382 रोहिंग्या शरणार्थियों को बचाया है? कितने? 382 रोहिंग्या शरणार्थियों को बचाया है। नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सा देश है? वो देश है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश दोस्तों, शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन सी? शेख हसीना जुल्फों वाली। अब पहले तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं ये कहाँ के हैं प्यारे साथियों? म्यांमार के हैं। कहाँ के हैं? म्यांमार के हैं रोहिंग्या शरणार्थी। और म्यांमार की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दोस्तों नापीता। क्या राजधानी है? नापीता। म्यांमार से किसी ने पूछा पानी पियोगे तो उसने कहा नापीता, मैं नहीं पीऊंगा। और पहले इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इसी का नाम था बर्मा। क्या नाम था? बर्मा नाम था। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी दोस्तों रंगून। कौन सी? हाँ मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है। हाँ, जो घंटियां बज रही हैं दोस्तों वही टेलीफोन। तो ध्यान रखना, इसकी पहले राजधानी क्या थी? रंगून थी। और अब राजधानी है नापीता। मेरे दोस्तों म्यांमार के अंदर एक प्रांत है जिसका नाम है रखाइन प्रांत। क्या नाम है? रखाइन प्रांत है। इस रखाइन प्रांत के मुस्लिम समुदाय जो थे उन्हें बोलते हैं दोस्तों रोहिंग्या। क्या बोलते हैं? रोहिंग्या। म्यांमार ने कह दिया कि ये हमारे नागरिक नहीं हैं और इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और दोस्तों म्यांमार ने क्या करा? इन्हें यहाँ से निकाल दिया। अब आप सिचुएशन समझिए मेरे दोस्तों, ये तो हो गया भारत का दक्षिणी वाला हिस्सा। और मेरे दोस्तों यहाँ पर जो देश है वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश है। और आपको पता है कि यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है दोस्तों, यह है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। अब क्या हुआ? म्यांमार से इन्हें निकाल दिया दोस्तों और ये नाव पर सवार हो गए। किस पर सवार हो गए? नाव पर सवार हो गए। और ये कहां चल दिए? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की तरफ चल दिए। बांग्लादेश ने क्या कहा दोस्तों कि आपकी यहां एंट्री नहीं हो सकती, नो एंट्री। तो ये वापस यहां से चल दिए म्यांमार की तरफ। म्यांमार ने कहा कि वापस क्यों आए हो, वापस घुमाइए अपनी गाड़ी को। तो दोस्तों ये यहीं पर चक्कर लगा रहे थे पानी के अंदर, इसीलिए इन्हें बोलते हैं बोटमैन। मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। रोहिंग्या को ही क्या बोलते हैं? बोटमैन कहते हैं, मतलब नाव पर रहने वाला आदमी। मेरे दोस्तों ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये इसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि कोई देश इसको अपना मानने को तैयार नहीं है। सोचिए उस व्यक्ति के साथ क्या होगा कि कोई देश उसे मानने को तैयार नहीं हो। इससे दोस्तों इनकी बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुई दोस्तों? मृत्यु हो गई। और अभी जो बांग्लादेश है इसने 382 दोस्तों रोहिंग्या शरणार्थियों को बचाया है जो 2 महीने से जहाज पर थे। आप सोचकर देखिए मेरे दोस्तों, 2 महीने से जहाज पर थे, कोई देश इनको अपनाने को तैयार नहीं था। तो जो बांग्लादेश के जो तटरक्षक बल थे दोस्तों उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन काम किया है कि इनको 2 महीने से जो शरणार्थी थे दोस्तों जो कहीं पर भी नहीं जा पा रहे थे उन्हें बचा लिया है जहाज से। तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश इसका आंसर है। और आपको थोड़ा मैप से समझ में आया होगा दोस्तों। हाँ, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए दोस्तों। जब पैनल पर आऊंगा तो भूचाल ला दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी जो कर रहा हूं वो भी सुनामी से कम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका इसकी राजधानी है। और मेरे प्यारे साथियों 1971 में दादाजी ने इसको अलग करवाया दोस्तों भारत ने। किससे? नापाक इरादों वाले पाकिस्तान से। और इसमें सबसे अधिक भूमिका जिसकी रही वो थी शेख मुजीबुर रहमान। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। और उनकी जो बेटी है दोस्तों कौन? शेख हसीना जुल्फों वाली। ये वर्तमान में यहाँ की क्या है? वर्तमान में यहाँ की दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। कौन? शेख हसीना बांग्लादेश की। अच्छा सवाल है दोस्तों, नोट करके रखिएगा। अब देखिए श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, भाई भाई की सरकार। और दोस्तों मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मोहम्मद यासीन जो है यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
हाँ मेरे दोस्तों, जो आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, एक बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और वो मेहनत अगर सही दिशा में नहीं हो रही है दोस्तों, तो उस मेहनत का कोई औचित्य नहीं होगा। केवल दोस्तों टाइम पास करना उद्देश्य नहीं है क्लास का उद्देश्य है आपकी सफलता। और ये तभी दोस्तों संभव होगी जब आप खुद बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे इस क्लास में, क्योंकि ये दिल से दिल तक की क्लास है दोस्तों। जब तक आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी तब तक इस क्लास का कोई भी औचित्य नहीं होगा। तो आपको दोस्तों अपने सुझाव जरूर देने हैं, पसंद आए तो लाइक करना है और नहीं आए दोस्तों तो डिसलाइक कर देना है, लेकिन अपने सुझाव जरूर देने हैं। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है दोस्तों कि आपको इस क्लास से क्या फायदा हो रहा है, कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है कि जो लॉकडाउन की स्थिति में है इसमें आप अपनी सफलता की तरफ कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो माथे पर जो पसीना है ना, वो केवल आपकी सफलता का इंतजार कर रहा है। तो आइए दोस्तों फिर से फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में कोरोना महामारी से लड़ने के क्रम में कौन सा राज्य भारत में एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों कि एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। और राजस्थान वालों, आपके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेरे दोस्तों भूरियो, ध्यान है ना आपको, अगर राजस्थान में आता तो क्या नाम होता उसका? अगर वो तो गुजरात में गया तो क्या नाम पड़ा? कैमछो भूरियो। और राजस्थान में आता तो भूरियो नाम पड़ता किसका दोस्तों? पेट्रोल पंप भाई साहब का। अच्छा था राजस्थान में नहीं आए कौन? अमेरिकन राष्ट्रपति दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए भारत में एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बिल्कुल सही पहचाना तुक्का एक्सपर्ट ने। कौन सा बना है? राजस्थान बना है। कौन सा बना है? राजस्थान बना है दोस्तों। कौन सा? एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करने वाला पहला राज्य। और इस टेस्ट का नाम क्या है? इस टेस्ट का नाम है दोस्तों रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। क्या नाम है? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड का मतलब क्या होता है? तेजी से चेक करेगा, जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। अब मेरे दोस्तों ये कैसा होगा? तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, जो मरीज है उसके ब्लड का सैंपल लेंगे, उसका जो खून है इसका सैंपल लेंगे दोस्तों, ब्लड सैंपल लेंगे और उस ब्लड सैंपल में हम चेक करेंगे किसे? एंटीबॉडी को चेक करेंगे। अब आप इस बात को समझना कि ये एंटीबॉडी होती क्या है। मेरे दोस्तों हमारे शरीर की एक क्या होती है? प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारे शरीर का। मतलब दोस्तों अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हमारा शरीर क्या करता है? उस बीमारी से लड़ने के लिए अपने अंदर ही एक सिस्टम डेवलप करता है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे दोस्तों WBC कहते हैं। जो लड़ती हैं उससे, उसे क्या बोलते हैं? WBC कहते हैं। और वो क्या करती है? वो कोशिश करता है हमारा शरीर की उसे क्या कर दे? खत्म कर दे। तो दोस्तों अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जानी जाती है, तो कोविड-19 से लड़ने वाली अगर एंटीबॉडी हमारे शरीर में एक्टिव है तो दोस्तों इससे एक अंदाजा लग सकता है कि हो ना हो कोविड-19 शरीर में प्रवेश कर चुका है। अब बात को समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि खून का सैंपल लिया और उस सैंपल में हमने ये चेक किया कि जो एंटीबॉडी है जो कोविड-19 से लड़ रही है वो एक्टिव है या नहीं है। अगर वो एक्टिव है दोस्तों तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि कोविड-19 का जो वायरस दोस्तों प्रवेश कर चुका है, कहां पर? शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। और उससे लड़ने के लिए जो हमारी दोस्तों हमारा शरीर है दोस्तों वो खुद को तैयार कर रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो ये कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है। क्या? ये कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है। मतलब कि हम यह नहीं कह सकते टेस्ट करने के बाद में कि भाई ये व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन दोस्तों एक संभावना जरूर व्यक्त की जाएगी। क्या? एक संभावना जरूर व्यक्त की जाएगी कि अगर शरीर में एंटीबॉडी बन गई है मतलब कि कोविड-19 का जो वायरस है वो प्रवेश कर चुका है। ये एक संभावना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कंसेप्ट समझने पर ध्यान दीजिए। अब देखिए राजस्थान पहला राज्य बन चुका है और राजस्थान के दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जादूगर भाई साहब हैं। कौन है? जादूगर भाई साहब हैं। अशोक गहलोत जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी क्या है? जयपुर मेरे दोस्तों राजधानी है किसकी? राजस्थान की। केरल की जानते हो आप, हमने भारत दर्शन में पढ़ा था तिरुवनंतपुरम दोस्तों नारियल की भूमि, याद है? नारियल की भूमि, मसालों की धरती कहते हैं इसे। और उत्तर प्रदेश भी पढ़ चुके हैं भाई लोगों। उत्तर प्रदेश सबसे खूबसूरत राज्य
राज्य दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जहां के नवाबों की नगरी लखनऊ राजधानी है। और मेरे दोस्तों हाँ, मामा की नगरी शिवराज चौहान की नगरी दोस्तों मध्य प्रदेश। शिवराज और महाराज एक साथ हो गए और कमल का फूल खिल गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हाल ही में व्हाइट हाउस, दोस्तों देखिए आ गया ना व्हाइट हाउस, अभी बताया था मैंने, अमेरिकन राष्ट्रपति जो है उसका जो घर है उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस कहते हैं। तो व्हाइट हाउस की कोरोना सलाहकार परिषद में किस भारतीय अमेरिकी सांसद को शामिल किया गया है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय अमेरिकी सांसद शामिल हुए हैं और दोस्तों उनका नाम क्या है? खन्ना साहब हैं, रो खन्ना। क्या नाम है? रो खन्ना जो है वो शामिल हुए हैं कोरोना वायरस सलाहकार परिषद। और ये किसने बनाई है? यूएसए ने बनाई है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के चौधरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बनाई है। और मेरे दोस्तों ये किस पार्टी से हैं? तो इनकी पार्टी का नाम ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। किससे हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। मेरे दोस्तों दो पार्टी हैं अमेरिका के अंदर, एक तो कौन सी है? एक तो है रिपब्लिक पार्टी। कौन सी है दोस्तों? रिपब्लिक पार्टी है। और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। जो रिपब्लिक पार्टी है दोस्तों, इसी से वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं कौन से? डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब। और दोस्तों इससे पहले जो राष्ट्रपति थे सुदामा, हाँ ओबामा दोस्तों, वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। किससे थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो रो खन्ना जो हैं वो विपक्ष के दोस्तों मेंबर हैं, जो किसके अंदर शामिल हुए हैं? कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं और एकमात्र भारतीय अमेरिकी सांसद हैं दोस्तों। ओनली और ओनली वर्ड जब जब आया है तो सवाल महत्वपूर्ण बना है। एकमात्र भारतीय अमेरिकी सांसद हैं कौन? रो खन्ना। और मेरे दोस्तों अभी इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा ओपनिंग अप अमेरिका। अभी डिस्कस किया था कि अर्थव्यवस्था को कैसे दोस्तों सक्रिय करना है, ये उद्देश्य होगा कोरोना वायरस सलाहकार परिषद का। अब देखिए दोस्तों आज का हिस्ट्री का सवाल, भारतीय इतिहास 19 अप्रैल। और मेरे दोस्तों ये जो दिन है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। किस दृष्टि से? हमारे अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से। मेरे दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम क्या है? जिस पर आपको, मुझे, पूरे भारत को दोस्तों गर्व है और उसका नाम है इसरो। क्या नाम है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो दोस्तों इम्पॉसिबल लगा है वो इसरो ने करके दिखाया। चाहे मंगल पर जाना हो दोस्तों, पहली बार में ही मंगल पर पहुंचा दिया भारत ने अपना यान। और दोस्तों 400 करोड़ की कीमत में, सोचकर देखिए 400 करोड़ की कीमत में दोस्तों पीएसएलवी से, छोटे से बच्चे से हम पहुंच गए कहां पर? मंगलयान पर दोस्तों हम पहुंच गए। और दोस्तों अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों देखते हैं 19 अप्रैल क्यों दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सवाल अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो जरूर फूल पत्ती लगा देना दोस्तों। कहां पर? लाइक के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया? मेरे दोस्तों जो पहला उपग्रह था भारत का आर्यभट्ट, वो कब प्रक्षेपित किया गया? तो 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 में दोस्तों हमने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया। और मेरे दोस्तों इसमें जो हमने रॉकेट यूज लिया वो रॉकेट किसका था? हाँ लंगोटिया यार रूस का था मेरे दोस्तों। किसका था? रूस का था। और ये रॉकेट का नाम क्या था? कॉस्मोस 3M। क्या नाम था? कॉस्मोस 3M। तो अच्छे से ध्यान रखना है, रूस का रॉकेट था दोस्तों जिसका नाम था कॉस्मोस 3M। और 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों भारत ने अपना स्वदेशी पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। और ये कब तक एक्टिव रहा दोस्तों? 1975 से 1981, 1981 तक ये जो रॉकेट है, जो उपग्रह है दोस्तों, वो एक्टिव रहा था। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये आर्यभट्ट कौन है? अरे मेरे
मेरे दोस्तों आपने गाना दिया होगा, जब जीरो दिया भारत ने, क्या दोस्तों, जब जीरो दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। क्या दोस्तों, हाँ, ये जीरो का जो आविष्कार था वो किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। क्या? आर्यभट्ट ने किया था दोस्तों। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन? आर्यभट्ट। मैथमेटिशियन थे दोस्तों, और साथ में एस्ट्रोनॉमी से संबंधित भी थे, खगोल शास्त्र से संबंधित भी थे। कौन? आर्यभट्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ध्यान रखना है, बड़ा अच्छा सवाल बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, इसके सम्मान में जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था ना, इसके सम्मान में दोस्तों जो 2 रुपए का जो नोट है, इस पर एक सैटेलाइट की फोटो आती है दोस्तों। आपने देखा होगा ये नोट। हाँ दोस्तों, पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी आपकी कि जब आप स्कूल जाते थे तो यही नोट आपको मिलता था बड़ी मशक्कत के बाद में। कभी जमीन पर लेटना पड़ता था दोस्तों, कभी चप्पलें भी खानी पड़ती थी अपन सभी को। तो ध्यान रखना, जो मम्मी जो 2 रुपए का नोट देती थी दोस्तों, उसमें इसी आर्यभट्ट की फोटो थी। तो किसकी थी? ये आर्यभट्ट सैटेलाइट है दोस्तों, जो किसके सम्मान में? 19 अप्रैल 1975 का जो पहला उपग्रह था, उसके सम्मान में दोस्तों हमने 2 रुपए के नोट पर छापी थी। अभी दोस्तों कमाल की बात देखिए, अभी 2000 का जो नोट आया है दोस्तों, उस पर किसकी फोटो है? उस पर मंगलयान की फोटो है। किसकी फोटो है? मंगलयान की फोटो है। तो दोस्तों 2 रुपए के नोट पर किसकी थी? आर्यभट्ट की थी। और 2000 के नोट पर किसकी है? मंगलयान की फोटो है। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अप्रैल माह महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों ये मैंने नई सीरीज ऐड करा दी है इसके अंदर, जिससे आपको कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपको फूल पत्ती के रूप में यहीं पर उपलब्ध हो जाए। तो मेरे दोस्तों अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़ते हैं। 1 अप्रैल, हाँ मेरे दोस्तों, अप्रैल फूल नहीं है। अरे हाँ, आप सभी जो है वो खुरापाती दिमाग हैं दोस्तों। फूल पत्ती वाली क्लास लेकर आप कैसे हो चुके हैं? एकदम तैयार हो चुके हैं दोस्तों। ये उत्कल दिवस है। कौन सा दिवस है? उत्कल दिवस है। और उत्कल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओडिशा। जो ओडिशा राज्य है उसका ही नाम क्या है? उत्कल भी कहते हैं उसे। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस है दोस्तों? 5 अप्रैल जो है वो है नेशनल मैरीटाइम डे। क्या है दोस्तों? समुद्र से संबंधित दिवस है, नेशनल मैरीटाइम डे। ये है 5 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को कौन सा है? तो आप जानते हो हेल्थ डे कब है दोस्तों? स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। कौन सा डे है दोस्तों? होम्योपैथी डे जो है वो 10 अप्रैल को है। और 13 अप्रैल को दोस्तों जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था जलियांवाला, वो 13 अप्रैल को हुआ था। और 18 अप्रैल मेरे दोस्तों आज ही हमने डिस्कस करा है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस कब है? 18 अप्रैल को है। और मेरे दोस्तों 19 अप्रैल को कौन सा जिगर है? जिगरा दिवस है। कौन सा दिवस है? जिगरा दिवस है। और जिगरा किसको बोलते हैं दोस्तों? लीवर को कहते हैं। किसको बोलते हैं? लीवर को कहते हैं। इसे ही हम यकृत कहते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत कहते हैं दोस्तों। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? जिगर भी कहते हैं। तो विश्व लीवर दिवस कब है? 19 अप्रैल को है। 1 अप्रैल उत्कल दिवस है, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड दोस्तों हेल्थ डे है, 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे है, 13 अप्रैल को दोस्तों जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड था, नरसंहार था, और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे है, और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं भारत दर्शन की तरफ। और आपको शायद दोस्तों ये जो क्लास महासंग्राम चल रहा है, ये महासंग्राम दोस्तों किसके लिए है? परीक्षा पर विजय पाने के लिए महासंग्राम है। और इस महासंग्राम में दोस्तों हर दिन कोई ना कोई नई कड़ी जुड़ती है, और जो नई कड़ी है वो आपके लिए दोस्तों रामबाण है, निर्णायक है दोस्तों, संजीवनी बूटी के समान है। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। लेकिन आप क्या कीजिए, जो टीम की जो मेहनत है दोस्तों, इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसको भी इसकी आवश्यकता है। लॉकडाउन का जो बेहतर उपयोग करना जानता है दोस्तों, उसके लिए इस क्लास की उपयोगिता 100% है। और दोस्तों अपने चेहरे पर मुस्कान केवल पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, सही दिशा में पढ़ने से सिलेक्शन होता है। और आपके अंदर आपको लक्ष्य को पाने का एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। और वो जो जुनून है दोस्तों, ये जुनून आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने की जो गति
है इसको बढ़ा देगा दोस्तों। ये बूस्टर है, जो जुनून है, जो आपका दोस्तों मोटिवेशन है, इसको बनाए रखिएगा। और हाँ, जब तक मैं आपके सामने हूं तब तक तो मैं आपको हारने दूंगा भी नहीं दोस्तों। अब फोकस कीजिए भारत दर्शन पर और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपके सुझाव हैं वही तो फूल पत्ती वाली क्लास को और मजबूत बनाएंगे दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों सपना चौधरी की नगरी के बारे में, हरियाणा के बारे में। किसके बारे में? हरियाणा के बारे में। हरियाणा पर चलने से पहले एक बात समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले हुक्का, खाट और दूध की नगरी कौन सी है, तो वो है हरियाणा। कौन है दोस्तों? हरियाणा है। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा दोस्तों, जो आपको मनोरंजन कर देगा आपके अंदर और आपको बताएगा कि हरियाणा में से इतने स्पोर्ट्स के व्यक्ति क्यों निकलते हैं। हर क्षेत्र में देखिए दोस्तों, कबड्डी, पहलवानी, सब में कौन आगे है? हरियाणा आगे है। और मेरे दोस्तों, उसका कारण क्या है? अभी आपको एक फोटो दिखाऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ में और आनंद के साथ में हरियाणा घूम लीजिए। जमकर घुमाऊंगा आपको हरियाणा दोस्तों। और हरियाणा वाला, आपके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, फूल पत्ती लगा लेना मेरे दोस्तों। अब देखिए, हरियाणा में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि हरियाणा जो है उसमें लगने वाले जो राज्य कौन कौन से हैं। मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा आपको दिख ही रहा है, इससे हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है और दोस्तों उत्तर प्रदेश लगता है। तो दोस्तों, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इसके साथ में एक यूटी भी लगता है दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है मफलर मैन भाई साहब का, जिसका नाम क्या है? दिल्ली है। तो 5 राज्य और एक यूटी लगता है दोस्तों, किसके साथ में? हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आप देख लीजिए, हरियाणा की जो राजधानी है, जो राज्यपाल है यहाँ के दोस्तों, वो कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री खट्टर भाई साहब है मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के हैं दोस्तों। किसके हैं? बीजेपी के हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इन्होंने सपोर्ट लिया है किसका? अब की बार दुष्यंत चौटाला का। किसका सपोर्ट लिया है दोस्तों? दुष्यंत चौटाला का। तो दुष्यंत चौटाला की क्या है दोस्तों यहाँ के? हाँ, वजीर हैं दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, डेप्यूटी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला हरियाणा के। और मनोहर लाल खट्टर के साथ इनका गठबंधन है, जो बीजेपी के हैं। और मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार कौन? खट्टर भाई साहब। और राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ जो है वो राजधानी है दोस्तों यहाँ की। बड़ा खूबसूरत प्रदेश है, कौन सा? चंडीगढ़। ये हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है। और दोनों का हाई कोर्ट भी कहां पर है दोस्तों? चंडीगढ़ के अंदर ही स्थित है। लोकसभा की सीट 10 सीट है, राज्यसभा की सीट 5 है और विधानसभा की सीट अगर आपसे पूछ ले तो 90 सीट है। 90 सीट है दोस्तों विधानसभा की। कहां पर? हरियाणा के अंदर। नदियों की बात करूं तो यमुना नदी है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। और राष्ट्रीय पार्क, हाँ मेरे दोस्तों, याद है सुल्तान फिल्म आपको? किसकी थी सुल्तान फिल्म? सलमान खान की फिल्म थी। और वो सुल्तान फिल्म कहाँ शूट हुई थी दोस्तों? हरियाणा के अंदर ही शूट हुई थी वो सुल्तान फिल्म। बेबी को बेस पसंद है। तो दोस्तों, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के अंदर स्थित है। अब आप फोटो से समझते जाइए हरियाणा के बारे में। पहली फोटो ही धमाकेदार है दोस्तों। हाँ देखिए मेरे दोस्तों, टेक्निक हमारी टीम, राजूडी टीम की दोस्तों मेहनत देखिए। हरियाणा हुक्का, दूध और खाट की नगरी क्या है दोस्तों? हरियाणा है। और आप देखिए, क्यों ना यहाँ के जो बच्चे हैं वो दोस्तों स्पोर्ट में आगे जाएंगे। देखिए, बाल्टी से दूध पी रहा है दोस्तों बच्चे, हरियाणा का बच्चा। तो देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है वो इस और इशारा कर रही है कि हरियाणा जो देसी राज्य है दोस्तों, वो स्पोर्ट के क्षेत्र में एक वर्ल्ड नंबर का क्या है? सिटी है, वर्ल्ड सिटी बन चुका है दोस्तों हरियाणा। तो हुक्का, खाट और दूध की नगरी है हरियाणा। आइए दोस्तों और रोमांचकारी फोटो देखते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, देखिए इस प्यारे से जीव को देखिए जिसका नाम है ब्लैक बक। क्या नाम है दोस्तों? ब्लैक बक है दोस्तों। और ये जो काला हिरण है वो किसका है? राजकीय पशु है मेरे प्यारे साथियों। कहाँ का? हरियाणा का राजकीय पशु है ब्लैक बक। राजकीय ब्लैक बक नेशनल पार्क पूछ ले दोस्तों, वो गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन में अगर आप गलत करके आ गए दोस्तों तो सारी मेहनत पर पानी
फिर जाएगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क पूछ ले दोस्तों तो वो कहाँ पर है, वो है गुजरात के अंदर। और ब्लैक बक राजकीय पशु पूछ ले तो वो है हरियाणा का। अगला देखिए दोस्तों, हाँ क्या खूबसूरत फूल है दोस्तों, टेक्निकल टीम ने क्या गजब का फूल निकाला है प्यारे साथियों। देखिए इसका नाम है लोटस। क्या है, ये है दोस्तों लोटस। और ये लोटस जो है वो यहाँ का क्या है, यहाँ का राजकीय फूल है। और मेरे प्यारे साथियों ये लोटस फूल यहाँ का क्या है, राजकीय फूल है। और यहाँ पर जो सरकार है वो भी कमल के फूल की है। किसकी है दोस्तों, वो भी फूल है कमल का फूल। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हाँ नेशनल पार्क है और उसका नाम क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मेरे दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, हरियाणा के अंदर स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए अगली फोटो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ मेरे दोस्तों ये एक झील है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है दमदमा झील। दोस्तों कौन सी झील है, दमदमा झील है। और इसके अंदर ये जो सूर्य उदय का जो फोटो लगाया गया है दोस्तों, ये केवल इसलिए लगाया गया है कि आप समझ सको कि जो ये सूर्य की जो रोशनी है दोस्तों वो आपके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपने साथ में फूल पत्ती वाली क्लास लेकर करके आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दमदमा झील कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। और मेरे दोस्तों आपको फोटो देख के ही समझ में आ गया होगा ये कौन सी सिटी है। ये है दोस्तों गुड़गांव नहीं, इसका नया नाम है गुरुग्राम। क्या है दोस्तों, ये है गुरुग्राम, जिसको दोस्तों पहले क्या बोलते थे, पहले इसको बोलते थे गुड़गांव, लेकिन इसका वर्तमान में नाम क्या है, गुरुग्राम इसका नाम है। और मेरे दोस्तों बिल्डिंग का शहर है कौन सा, गुरुग्राम। एक से एक बिल्डिंग है यहाँ पर। हाँ अधिकांश जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो भी गुरुग्राम के अंदर है। और ये दोस्तों इंडस्ट्री के हिसाब से दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण सिटी है कौन सा, गुरुग्राम। और दोस्तों जब आप दिल्ली से चलते हो और गुरुग्राम की तरफ जाओगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि दिल्ली कहाँ ख़त्म हुआ और गुरुग्राम कहाँ शुरू हुआ। आप समझ लीजिए दिल्ली की तरह डेवलप हो चुका है दोस्तों कौन सा शहर, गुरुग्राम शहर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों इस सवाल को। आगे देखिए, हाँ दोस्तों ये गार्डन है और गार्डन जो है दोस्तों उसका नाम क्या है, इसका नाम है रॉक गार्डन। बिल्कुल सही पहचाना आपने, कौन सा गार्डन है ये, रॉक गार्डन है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। बड़ा ही खूबसूरत शहर है कौन सा, चंडीगढ़ शहर। दिल वालों का शहर है दोस्तों कौन सा, चंडीगढ़ शहर। तो रॉक गार्डन दोस्तों कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, हाँ मेरे दोस्तों वर्तमान समय में बड़ा ही प्रासंगिक फोटो है दोस्तों ये। और आप समझ चुके होंगे ये फोटो है किसका, महाभारत का। किसका है दोस्तों, हाँ गौर कीजिए ये महाभारत का फोटो है दोस्तों, जिसमें सारथी कौन है, सारथी हैं श्री कृष्ण भगवान। और मेरे दोस्तों रथ पर सवार योद्धा कौन है, योद्धा हैं आप सभी, अर्जुन है दोस्तों। कौन है, अर्जुन है। और ये लड़ाई कहाँ की है, ये है कुरुक्षेत्र की लड़ाई। किसकी है दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र महाभारत का संग्राम था दोस्तों, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी उस कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों ये रथ का फोटो है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये रथ का फोटो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कुरुक्षेत्र दोस्तों महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था, इस कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ था। और ध्यान रखना यहीं पर एक पॉइंट, सबसे कम लिंग अनुपात अगर आपसे पूछ ले तो भी हरियाणा का है दोस्तों। इसीलिए पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था 2015 में। कब दोस्तों, 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी स्टार्ट हुआ था। अब देखिए दोस्तों कल का फूल पत्ती वाला सवाल, कल का फूल पत्ती वाला सवाल क्या था, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। और मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था पोर्ट ब्लेयर। क्या है, अंडमान और निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और यहीं याद रखना है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कैसे बना दोस्तों, तो एक पर्वत है जिसका नाम है अराक्योन नामा। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है
अराक्योन नामा। और ये पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? म्यांमार का पर्वत है। कहाँ का है? म्यांमार का पर्वत श्रृंखला है। और इसके इसका जो पार्ट पानी के ऊपर है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। किसकी? अंडमान निकोबार की। आपने सारी जानकारियां कमेंट बॉक्स में दे दी थी, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं कि जो भारत की तीनों सेना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। अच्छा सवाल है दोस्तों, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। और दोस्तों एक जेल है जिसका नाम था सेलुलर जेल। और दोस्तों यहां पर काला पानी की सजा मिलती थी जो बीडी सावरकर को मिली थी दोस्तों। और वो जेल भी कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार के अंदर ही स्थित है। अब देखिए आप, आज का सवाल क्या है? कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर आपको देना है और सारी जानकारी देनी है। किसके बारे में? टोक्यो ओलंपिक के बारे में। और ये कब होगा वापस मैंने बताया है आपको। अब देखते हैं किसने फूल पत्ती वाली क्लास को दिल से पढ़ा है, कौन इसका आंसर देगा। और मेरे दोस्तों हंसते रहना है आपको। और एक बात याद रखना दोस्तों, ये क्लास परिवर्तन की क्लास है। इस क्लास का एकमात्र उद्देश्य आपकी सफलता है दोस्तों। ज्ञान बांटना इसका उद्देश्य नहीं है। ज्ञान को पेपर के अंदर ला करके दोस्तों, ज्ञान को पेपर के अंदर ला करके पेपर की धज्जियां उड़ाना क्या है इसका उद्देश्य है। आप हंसते रहना दोस्तों। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत जरूरी होंगे। आपके सुझाव आगे की रणनीति तय करेंगे दोस्तों। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करना दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू।